नमस्कार दोस्तों। दोस्तों एक बहुत बुरी खबर दुनिया के लिए आ रही है ईरान से दैट ईरान में लगातार 2 बॉम्ब ब्लास्ट किए गए हैं और ये दोनों बॉम्ब ब्लास्ट जो हैं वो तेहरान शहर में हुए हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि 100 से ज़्यादा लोगों की डेथ अभी तक रिपोर्ट कर की जा चुकी है और जैसे-जैसे मलबा साफ किया जा रहा है वैसे-वैसे ये नंबर अभी और बढ़ रहा है। वहीं 250 से 300 लोग बुरी तरीके से इस बॉम्ब अटैक में घायल हो चुके हैं। ये बॉम्ब ब्लास्ट जो है वो तेहरान शहर में किया गया है। नाउ दिस इज अनदर वेरी बैड न्यूज फॉर द वर्ल्ड बिकॉज आप देखोगे कि मिडिल ईस्ट की पूरी पॉलिटिक्स में ईरान बहुत डायरेक्टली इन्वॉल्व है और ईरान कहीं ना कहीं वो ऑफेंसिव लेगा, वो रिवेंज के लिए बिल्कुल जाएगा। सो दिस इज अनदर बैड न्यूज फॉर द वर्ल्ड जहां पर इतना ज्यादा अनरेस्ट ऑलरेडी चल रहा है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम यही देखेंगे दैट ईरान के जो ये बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं तेहरान शहर में उसकी वजह से हमारे कॉमर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी पे जो कि है ट्रेड रूट पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, आप सबको पता है, मैं आगे डिस्कस भी करूँगा। और मिडिल ईस्ट की पूरी पॉलिटिक्स पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो देयर इज़ अ बिग अनाउंसमेंट फ्रॉम द आईएस हब टीम दैट आईएस हब ने अपना अचीवर्स बैच लॉन्च किया है और इस बैच में 100 प्लस स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा स्कॉलरशिप टेस्ट के बेसिस पर और ये जो 100 स्टूडेंट्स होंगे इनके ऊपर स्पेशल मेहनत और फोकस दिया जाएगा। ये पूरा बैच एमके सर की गाइडेंस में चलेगा, प्लस जो ये 100 स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए जाएंगे इनको 60% तक का स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। जो भी स्टूडेंट इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं या इस बैच के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस पर जाकर के अपना फॉर्म फिल कर दें या ये सब टीम उनको रीच आउट कर लेगी। नाउ अगर आप इस पूरे इश्यू को समझने की कोशिश करें तो देखो ये इश्यू शुरू कहाँ से होता है, मैं पूरी आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। ये जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये एक्चुअल में ईरान के पहले जो अभी सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला खुमानी, उनके पहले ये लीडर हुआ करते थे, कासिम सुलेमानी नाम था इनका। और कासिम सुलेमानी की देखो बहुत बड़ा स्टेटस था अगर हम ईरान की बात करें तो। कासिम सुलेमानी जो है वो वहाँ के सुप्रीम लीडर हुआ करते थे और कहीं न कहीं जो आज जितना पावरफुल है ईरान, उसको पावरफुल बनाने में कासिम सुलेमानी का बहुत ज़्यादा हाथ है और इसीलिए कासिम सुलेमानी की ईरान में अल्टीमेट रिस्पेक्ट है। कासिम सुलेमानी की यूएस से हमेशा से बड़ी दिक्कत रही थी। अब आप सबको पता है दैट यूएस जो है वो मिडिल ईस्ट में खास तौर से जो वो ट्रेड रूट है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और यूएस हमेशा से वहाँ पे अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश करता रहा है और ये दशकों से करता रहा है। तो इसलिए जब कोई स्ट्रॉन्ग लीडर किसी कंट्री में खड़ा होता है, खास तौर से उस कंट्री में जो कि अपना वर्चस्व रखती है पूरे मिडिल ईस्ट में, वहाँ से यूएस को बहुत दिक्कत हो जाती है। वैसे ही कासिम सुलेमानी से यूएस को खासा दिक्कत थी और फाइनली 2020 में यूएस ड्रोन ने इन पर अटैक किया था और इनकी इराक में इसी ड्रोन अटैक में डेथ हो गई थी। और इसी डेथ के बाद से ईरान ने फिर रिवेंज भी लिया था इसका और ईरान ने इसके रिवेंज के तहत में तुरंत ही मतलब 1 महीने बाद ही 2 अटैक किए इराक में ही, जहाँ पर यूएस की फ़ोर्सेस स्टेशन्ड थी। इसमें बहुत सारे यूएस के सोल्जर्स भी मारे गए थे। ये दोनों कंट्रीज़ ऑलमोस्ट वर्ज पे थी वॉर के, आपस में क्लैश होने ही वाला था, लेकिन बाद में फिर किसी तरीके से बातचीत करके उसमें क्लैश को रोक दिया गया। बट इनमें टसल जो है, जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, वो टसल हमेशा चलता रहता है मिडल ईस्ट को लेकर के, मिडल ईस्ट पर अपने वर्चस्व को लेकर के। अब अगर आप समझोगे कि खासा दिक्कत यूएस को इनसे, क़ासिम सुलेमानी से एक्चुअल में है क्या? या थी क्या? अगर उसको समझने की कोशिश करोगे, देखो मैंने पहले भी आपको बताया दैट मिडल ईस्ट की जो पूरी पॉलिटिक्स है, जो वो मुस्लिम वर्ल्ड के अराउंड घूमती है, वो मैंने अपने वीडियोज़ में आपको समझा रखा है। तो टू बी इंस्टेंस मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा बट आपको थोड़ा-सा एक आइडिया दे देता हूँ। देखो ईरान जो है, मैंने आपको बताया था दैट ईरान में जो है 90% पॉपुलेशन शिया है, शिया मुस्लिम्स हैं और शिया डोमिनेटेड कंट्री है। वहीं जो दूसरी बड़ी कंट्री है मिडल ईस्ट की वो है सऊदी अरेबिया एंड सऊदी अरेबिया जो है वो सुन्नी पॉपुलेटेड कंट्री है, यानी कि यहाँ पर मोस्टली जो है वो सुन्नी मुस्लिम्स रहते हैं। प्लस मिडिल ईस्ट की जितनी भी बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि टर्की हो गई, जैसे कि इजिप्ट हो गई, ये सारी जो है, ये सारी सुन्नी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। अब ईरान जो है ना, यहाँ पर अगर ईरान को अपना वर्चस्व जमाना है, क्योंकि ईरान शिया मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है और इसलिए ईरान को जो है एक्स्ट्रा एफर्ट हमेशा करना पड़ता है मुस्लिम वर्ल्ड में, बिकॉज़ आप सबको पता है दैट इंडिया में सुन्नी मुस्लिम्स ज़्यादा डोमिनेटेड हैं और उनकी जनसंख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है, वहीं पे शिया मुस्लिम्स की जनसंख्या थोड़ी कम है। तो इसलिए अगर पूरे मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स पे ईरान को अपना कब्ज़ा जमाना है, तो ईरान को जो है वो मुस्लिम कंट्रीज़ को लगातार हेल्प करना होगा। और इसीलिए जब कासिम सुलेमानी अल्टीमेट लीडर बनते हैं ईरान के, तो सबसे पहली चीज़ वो करते हैं कि वो कुछ रिबेल ग्रुप्स को
फ्यूल अप करते हैं, उनको तैयार करते हैं, उनको एम्यूनिशन सप्लाई करते हैं, उनको फंड्स देते हैं ताकि वो अपनी-अपनी कंट्री में खड़ी हो सकें, जिसको ईरान जब ज़रूरत पड़े, जैसे ज़रूरत पड़े वैसे यूज़ कर सके। तो इन्होंने जो आप नाम सुनते हैं हम जैसे लेबनान का जो सबसे बड़ा रिबेल ग्रुप है हिज़बुल्लाह, वो एक्चुअल में इन्होंने ही खड़ा किया था हिज़बुल्लाह को। ये हिज़बुल्लाह है जो कि लेबनान में बहुत एक्टिव है। हम सबको पता है दैट इज़राइल और हमास के वॉर में भी हिज़बुल्लाह के जो फाइटर्स हैं, वो बहुत बड़े लेवल पर जो यहाँ से शिप्स जा रही हैं, उन पर अटैक कर रहे हैं। वहीं आप दूसरी तरफ देखोगे कि आपने नाम अभी सुन लिया होगा कि ये भी यमन का जो रिबेल ग्रुप है हाउदीस, जिन्होंने अभी कई सारी रेड सी में शिप्स पर अटैक किया है और उनको मार गिराया है, वो भी जो है वो ईरान बैक्ड रिबेल ग्रुप है। और इसी तरीके से बहुत सारे रिबेल ग्रुप सीरिया और इराक में भी जो कि शिया रिबेल ग्रुप्स हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं इराक और सीरिया में। इनको भी कहीं न कहीं ईरान के इसी लीडर कासिम सुलेमानी ने खड़ा किया था और इनको पूरा ईरान आज भी बैक करता है और इन्हीं के दम पे ये अपना पूरे मिडल ईस्ट में वर्चस्व जमा रहा है धीरे-धीरे। अब इसी जो रिबेल ग्रुप्स को खड़ा किया और इसको पूरा अपनी मिडल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स में यूज़ कर रहा था ईरान, इसकी वजह से यूएस को कासिम सुलेमानी से खासा दिक्कत थी और 2020 में उन्होंने एक ड्रोन अटैक में कासिम सुलेमानी को मार दिया था, जिसके बाद ईरान ने भी अटैक किया और कुछ यूएस सोल्जर्स को वहाँ पर मारा था इराक में ही, जहाँ पर वो स्टेशन्ड थे। इसके बाद सिचुएशन ऑलरेडी बहुत टेंस्ड हो चुकी थी, लेकिन किसी तरीके से बातचीत करके इस पूरे मामले को सुलझा दिया गया और आगे कोई भी क्लैश सीधा-सीधा ऑफेंसिव नहीं हुआ, लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स हमेशा से चलती जा रही थी। अब जैसे ही इज़राइल-हमास वॉर शुरू हुआ, तो ईरान जो है वो इन्हीं रिबेल ग्रुप्स को यूज़ करके इज़राइल-हमास वॉर में ये दिखाने की कोशिश कर रहा है पूरे मिडल ईस्ट में दैट ईरान इज़ द ओनली कंट्री जो कि मुस्लिम ब्रदरहुड को समझती है और मुस्लिम कंट्री जो है, पैलेस्टीन के साथ खड़ी हो रही है, पैलेस्टीन के लोगों के लिए खड़ी हो रही है, उनके दर्द को समझ रही है और इसीलिए जितनी भी ये शिप्स जा रही हैं, कमर्शियल शिप्स रेड सी के थ्रू, वहाँ पर उन पर अटैक भी कर रही है, उनको पूरे मतलब वर्ल्ड कॉमर्स को रोकने की भी कोशिश ईरान कर रहा था। अब ईरान और यूएस में ये जो क्लैश था, ये तो चल ही रहा था। इसके बाद जो कल हुआ है, यानी कि इन्हीं कासिम सुलेमानी जो थे, इनका जो डेथ एनिवर्सरी थी, उसका प्रोसेशन जा रहा था। बहुत बड़े मात्रा में लोग जो हैं, वो ये प्रोसेशन लेकर के जा रहे थे। तेहरान के शहर में एक मॉस्क है और उसी के पास जो है, ये मॉस्क था, जिसको शाइब अल ज़मान मॉस्क कहते हैं। इसी के पास जो है, वो सिमेट्री है, मिलिट्री सिमेट्री है और इसी मिलिट्री सिमेट्री में इनकी कब्र है। कासिम सुलेमानी की, वहीं पर लोग अपने आउट ऑफ रिस्पेक्ट क्योंकि ईरान में इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोसेशन मतलब लोग जा रहे थे उस प्रोसेशन में, जो इनकी डेथ सेरेमनी थी वहाँ पर। लेकिन वहीं पर उसके थोड़े दूर पहले ही पहला ब्लास्ट होता है और ये बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में ज़्यादा लोग नहीं मारे गए थे। इस ब्लास्ट में आप अंदाज़ा लगाओ कि 20-25 लोग मतलब मारे गए थे, बाकी लोग घायल थे और यहाँ पर पैनिक फैला उसके बाद लोग भाग करके इधर की तरफ आए और इधर की तरफ मतलब 500 मीटर ही आगे आए होंगे, मतलब बहुत स्ट्रैटेजिकली ये ब्लास्ट किया गया है। तो 500 मीटर ही दूर आए थे, वहीं पर तब तक दूसरा ब्लास्ट हो गया और ये सेकंड वाला ब्लास्ट जो था ये बहुत डेडली था बिकॉज़ पैनिक क्रिएटेड था ऑलरेडी। लोग भाग करके इस तरफ आए और यहाँ पर जब दूसरा ब्लास्ट हुआ तो उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। बताया जा रहा है कि अभी ये नंबर जो है वो और ज़्यादा बड़ा हो सकता है बिकॉज़ बहुत ज़्यादा मलबा बिखरा हुआ है। तो जैसे-जैसे उसको साफ किया जा रहा है, वैसे-वैसे और भी लोग मिल रहे हैं। इसमें 300 से 250 से 300 लोग जो हैं वो बुरी तरीके से घायल भी हैं। नाउ ये जो ब्लास्ट है ना, सी दिस इज़ वेरी कॉमन न्यूज़ बट इससे आपको मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स समझ में आ रही होगी कि अब जो है ईरान को एक मौका मिल गया। अभी तक ईरान जो है वो ऑफेंसिव नहीं ले रहा था, मतलब वो फ्रंट पे आकर के कोई भी वॉर नहीं कर रहा था, वो पीछे से अपनी पॉलिटिक्स खेल रहा था जैसे यूएस खेल रहा है। बट अभी जब ये एक मौका मिल गया है ईरान को, तो नाउ दिस कैन बी वेरी डेडली। ऑलरेडी वर्ल्ड में इतना ज़्यादा अनरेस्ट हुआ पड़ा है, आप देखो कि वर्ल्ड के जो 2 सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स हैं या ट्रेड कॉमर्स के रूट्स हैं, वहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा अनरेस्ट चल रहा है। हम सबको पता है दैट रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है जिसकी वजह से ब्लैक सी की जो पूरी पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गई है। वो जो ट्रेड रूट है वो पूरी बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज़ हो गया है। वहीं दूसरी तरफ आप देखो कि इज़राइल और हमास के जो वॉर में रेड सी वाला जो पूरा इश्यू है, वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गया है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर अटैक किए जा रहे हैं कमर्शियल शिप्स पे हाउदीज़ द्वारा, हिज़बुल्लाह द्वारा, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है। नाउ दिस बॉम्ब ब्लास्ट विल गिव अनदर चांस टू ईरान कि वो ऑफेंसिव लेगा इस वॉर में और ये बहुत ज़्यादा वर्ल्ड ऑर्डर को खराब कर सकता है और इसीलिए दुनिया के लिए बहुत खराब न्यूज़ है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला खोमेनी, उन्होंने ये डायरेक्टली
मीडिया में आकर के बोल दिया है दैट ईरान विल गो फॉर रिवेंज और ये बॉम्ब ब्लास्ट के बाद उनको एक पूरा मौका मिल गया है। तो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस आगे और ये दुनिया के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है बिकॉज़ इन सारे इश्यूज़ से क्या होता है कि वर्ल्ड ट्रेड पर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है जिससे जो कंट्रीज़ इस वॉर में इन्वॉल्वड भी नहीं है, उन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, उनकी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है बिकॉज़ जो लॉजिस्टिक्स हैं, उनकी बहुत दिक्कत हो जाती है। शिप्स जो हैं, उनको लॉन्गर रूट लेना पड़ता है, कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मतलब ये सारे एक इम्पैक्ट हैं, जो कि हमें फेस करना पड़ेगा इस वॉर की वजह से। ये सारे जो वॉर अनरेस्ट चल रहे हैं, उसकी वजह से एंड नाउ दिस बॉम्ब ब्लास्ट हैज़ गिवन अनदर फ्यूल टू दिस वॉर। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।